हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल में स्वागत है। मैं अपने चैनल के थ्रू स्पेस से रिलेटेड लेटेस्ट डिस्कवरीज और कॉम्प्लेक्स थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स को सिंप्लीफाई करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इस चैनल का मेन मोटिव लोगों को स्पेस साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी के प्रति जागरूक करने का है कि हमारी स्पेस कितनी वास्ट, कॉम्प्लेक्स और सरप्राइजेस से भरी पड़ी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को लेके लोगों में काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि आखिर ये है क्या। सबसे पहले तो डार्क का मतलब यहाँ सिर्फ यही है कि हम इसके बारे में नहीं जानते। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को जानने से पहले हमें हमारे यूनिवर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं हमने अभी तक इस यूनिवर्स को कितना एक्सप्लोर किया है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 प्लैनेट्स हैं जो कि हमारे सन के चारों ओर रोटेट करते हैं। प्लैनेट अर्थ और मार्स के बीच में बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स ऑर्बिट करते हैं और इस एस्ट्रॉइड बेल्ट को एनेराम बेल्ट कहते हैं। बहुत से लोगों को आज भी ये लगता है कि हमारा यूनिवर्स बस यहीं तक सीमित है, पर ऐसा नहीं है। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि आखिर हमारा ब्रह्मांड कहाँ तक फैला हुआ है। ये है हमारी प्यारी पृथ्वी, जिसे हम अर्थ कहते हैं। और अगर हम थोड़ा और जूम आउट करें तो हमें पता चलेगा कि ये काफ़ी विशाल है। अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का ही पार्ट है। अगर हम थोड़ा और जूम आउट करें तो हमें हमारा पूरा सोलर सिस्टम दिखेगा और ये है हमारे सोलर सिस्टम का स्टार, जिसे हम सन कहते हैं। और बाकी लाइट्स जो आप देख रहे हैं ये अलग अलग स्टार्स की लाइट है जो कि रात के अंधेरे में हमें और ज़्यादा अच्छे से दिखती हैं। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे क्लोजेस्ट स्टार है अल्फा सेंचुरी, जो कि 4.3 लाइट ईयर्स दूर है, मतलब 40 ट्रिलियंस किलोमीटर। अगर हम थोड़ा और जूम आउट करें तो हमें बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स दिखेंगे और इन्हीं मिलियंस ऑफ स्टार्स से मिलकर बनती है एक गैलेक्सी। और हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे पास है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो कि 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। और उसको अगर किलोमीटर में निकाले तो ये कुछ होगा 2.4 × 10⁻19 किलोमीटर्स। अगर हम थोड़ा और जूम आउट करें तो ये जो स्टार्स की लाइट की तरह दिख रहे हैं ये एक्चुअली स्टार्स नहीं, गैलेक्सीज हैं, जो कि बिलियंस में हैं। और इन गैलेक्सीज के एंड में जो अंधेरा दिख रहा है उसको कहते हैं एंड ऑफ द विजुअल फील्ड और द एज ऑफ द यूनिवर्स, जिसका मतलब है कि इसके आगे हम नहीं देख सकते। और क्यों नहीं देख सकते ये मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊँगा। और अब ये फ़ोटो जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअल फ़ोटो है जो कि ली गई है हमारे हबल स्पेस टेलीस्कोप से। इसमें जो भी लाइट आपको दिख रही है वो स्टार्स नहीं, गैलेक्सीज़ हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा कि सिर्फ इसी फ़ोटो में मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ दिख रही हैं। तो अब आप इमेजिन करो कि हमारे यूनिवर्स कितना वास्ट है। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि हमारा यूनिवर्स किस तरह वर्क करता है। दोस्तों, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ में से एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें हम रहते हैं। और हमारी गैलेक्सीज़ में ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स मौजूद हैं, पर उनमें से सिर्फ 15% स्टार्स का ही खुद का सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम का मतलब है कि एक पूरा प्लैनेटरी सिस्टम जैसा हमारे सन का है। और ये है हमारी सन जहाँ हम रहते हैं। अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। दोस्तों, आप सबको इतना कुछ बताने के पीछे का आइडिया सिर्फ इतना है कि हमने अभी तक जितना भी देखा या ऑब्जर्व किया है वो सिर्फ इस यूनिवर्स का 5% ही है। जी हाँ, ये जो भी चीज़ें आपने अभी देखी ये सब सिर्फ हमारे यूनिवर्स का 5% ही है। बाकी का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना है। सुन के शौक लगाना, लेकिन ये सच है। डार्क मैटर किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता और ये इतना छोटा होता है कि इसे देखा भी नहीं जा सकता, भले ही आपके पास कितना भी पावरफुल टेलीस्कोप क्यों ना हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, डार्क मैटर किसी भी चीज़ से इंटरेक्ट नहीं करता। तो अब सवाल ये बनता है कि डार्क मैटर की एग्जिस्टेंस का बेसिस क्या है। एक्चुअली में डार्क मैटर को हम भले ही देख नहीं सकते, पर इसकी प्रेजेंस को फील किया जा सकता है। आइए जानते हैं कैसे। सिंपल शब्दों में कहूँ तो डार्क मैटर की ग्रेविटी विजिबल मैटर को अफेक्ट करती है और गैलेक्सीज और क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज को होल्ड करके रखती है। और अगर हम बात करें डार्क एनर्जी की तो ये हर विजिबल ऑब्जेक्ट को पुश करती है और हमारे यूनिवर्स के एक्सपेंशन का कारण भी है। अब हम इनके बारे में डिटेल में जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। सबसे पहले हम डार्क मैटर को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि डार्क मैटर रिसेंट डिस्कवरीज में से एक है, पर ऐसा नहीं है। डार्क मैटर से रिलेटेड लिटरेचर्स हमें लेट 80s एंड अर्ली 90s से ही देखने को मिलते हैं।
जैसे जैसे हमारी साइंस बढ़ती रही वैसे वैसे डार्क मैटर के ऊपर स्टडीज़ भी बढ़ती गई। 1933 में एक स्विस एस्ट्रोनॉमर फ्रिट्ज जिविस्की कोमा क्लस्टर्स की स्टडी कर रहे थे। दोस्तों, क्लस्टर्स ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज को कहते हैं। बहुत सारी गैलेक्सीज मिलके एक ग्रुप बनाती हैं और बहुत सारे ग्रुप्स मिलके एक क्लस्टर फॉर्म करते हैं। एक क्लस्टर में 50 से लेकर 1000 गैलेक्सीज तक प्रेजेंट हो सकती हैं। मल्टीपल गैलेक्सीज ग्रेविटी के कारण एक स्पेसिफिक पॉइंट के चारों तरफ रोटेट करती हैं, जो कि नॉर्मल है। कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड रोटेट करता है तो जो ऑब्जेक्ट उसके पास में होता है वो फास्ट रोटेट करता है और जो दूर होता है वो स्लो रोटेट करता है। पर फ्रिट्ज जिविस्की ने ऑब्जर्व किया कि जो गैलेक्सीज दूर थीं वो भी बहुत फास्ट रोटेट कर रही थी। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट इतना फास्ट रोटेट करे तो वो उस ग्रेविटी फील्ड को लीव कर देगा। पर ऐसा नहीं था। गैलेक्सीज के सभी ऑब्जेक्ट्स फास्ट रोटेट करने के बाद भी लीव नहीं कर रहे थे। और अगर मल्टीपल गैलेक्सीज की बात ना करके आसान भाषा में आपको समझाऊं तो ये जो गैलेक्सी आप देख रहे हैं इसमें पूरी गैलेक्सी का रोटेशन एक समान है, चाहे वो ऑब्जेक्ट दूर हो या पास। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारे फिजिक्स के अगेंस्ट है। अगर आप इसको समझ नहीं पा रहे तो मैं आपको और आसान भाषा में समझाता हूँ। ये है हमारा सोलर सिस्टम और इसमें मौजूद सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड रोटेट कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो प्लैनेट सन के सबसे क्लोज है जैसे मरकुरी वो ज़्यादा फास्ट रोटेट कर रहा है उसके जो कि दूर है जैसे सैटर्न। मरकुरी की ऑर्बिटल स्पीड 50 किलोमीटर पर सेकेंड है और वहीं सैटर्न की लगभग 10 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर सैटर्न भी फास्ट रोटेट करने लगे तो वो सन के ग्रेविटी फील्ड को लीव करके कहीं और चला जाएगा। आप इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे जो सैटेलाइट अर्थ के क्लोज है उसका रोटेशन फास्ट होता है और जो सैटेलाइट दूर होती हैं जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स वो स्लो रोटेट करती हैं। अगर वो भी फास्ट रोटेट करने लगे तो वो हमारे अर्थ की ऑर्बिट को लीव कर देंगी। अगर अब भी समझ नहीं आया तो आपको मार्स मिशन पे बनी मूवी तो याद होगी ना, उसमें सैटेलाइट्स की रोटेशन स्पीड को इंक्रीज कर दी गई थी जिसके कारण सैटेलाइट ने अर्थ की ग्रेविटी को लीव कर दिया था। अब तो शायद आप समझ ही गए होंगे। और यही है हमारी ग्रेविटी की फिजिक्स जिसे हमने अब तक समझा है। लेकिन दोस्तों, ऑब्जर्वेशंस में ये पाया गया है कि गैलेक्सीज का रोटेशन सोलर रोटेशन से डिफरेंट होता है। जैसे कि हम इस वीडियो में देख रहे हैं, इस गैलेक्सी का रोटेशन सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम है। एग्जाम्पल के तौर पे पॉइंट रेड एंड पॉइंट येलो सपोज कोई स्टार या कोई ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट से हमने ये जाना कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स की रोटेशनल स्पीड सेम है, लेकिन हमारी फिजिक्स के अकॉर्डिंग पॉइंट रेड का रोटेशन फास्ट एंड पॉइंट येलो का रोटेशन स्लो होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। अब यही चीज़ फ्रिट्ज जिविस्की को परेशान कर रही थी कि फार गैलेक्सीज भी काफ़ी तेज़ी से रोटेट कर रही है पर वो लीव भी नहीं कर रही। तब उन्होंने ये अज्यूम किया कि कुछ मैटर है इस फ्री स्पेस में जो कि गैलेक्सी को होल्ड किए हुए है और इसीलिए ये ऑब्जेक्ट्स लीव नहीं कर रहे और स्टेबल है, और इसी वजह से इस अननोन मैटर को डार्क मैटर नाम दिया गया। लेकिन फ्रिट्ज जिविस्की के ऑब्जर्वेशन को उस समय ज़्यादा वैल्यू नहीं दी गई और ये माना गया कि उनकी कैलकुलेशंस गलत हैं। लेकिन दोस्तों, 1960 में एक और साइंटिस्ट जिनका नाम था वेरा रूबिन, उन्होंने हमारे सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी पे स्टडी की और सेम कंक्लूजन निकाला। इसी तरह डार्क मैटर का एविडेंस और स्ट्रांग हो गया और फिर इस पे काफ़ी थ्योरीज एंड ऑब्जर्वेशंस होने लगी। पर अब भी हमारे पास इससे रिलेटेड कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है, लेकिन डार्क मैटर की प्रेजेंस को फील ज़रूर किया जा सकता है। डार्क मैटर को फाइंड करने के लिए एट प्रेजेंट काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं जिस पे हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये तो थी डार्क मैटर की बात। अब हम बात करते हैं डार्क एनर्जी की। जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं उनको डॉक्टर एडविन हबल के बारे में तो पता होगा ही। ये एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे जिनके नाम पे हबल स्पेस टेलीस्कोप का नाम भी रखा गया था। डॉक्टर हबल ने अपने ऑब्जर्वेशंस एंड मैथमेटिक्स से हमें बताया कि सभी गैलेक्सीज एक दूसरे से काफ़ी दूर जा रही हैं और सिर्फ दूर ही नहीं जा रही बल्कि एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और अगर आपने थोड़ी सी भी फिजिक्स पढ़ी होगी तो आप ये तो जानते ही होंगे कि कोई भी बॉडी अगर एक्सेलरेशन में होती है तो वो किसी न किसी फोर्स या एनर्जी के अंडर होती है और उसी अननोन एनर्जी को हम डार्क एनर्जी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई गैलेक्सी हमसे 100 किलोमीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से दूर जा रही है तो कुछ सालों बाद उसकी स्पीड बढ़कर लेट्स सपोज 1000 किलोमीटर्स पर सेकेंड हो जाएगी। और कुछ गैलेक्सीज की स्पीड तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के कारण लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी
जिसका मतलब है कि हम उन गैलेक्सीज को कभी नहीं देख पाएंगे और आखिर में हम एक ऐसे लाइन तक पहुंच जाएंगे जिसको कहते हैं एंड ऑफ द विजिबल यूनिवर्स और एज ऑफ द यूनिवर्स। जो भी ऑब्जेक्ट्स उस लाइन के पास होंगे उनकी रिलेटिव स्पीड हमसे लाइट के स्पीड तक आ चुकी होगी और वो काफ़ी तेज़ी से हमसे दूर जा रहे होंगे। लेकिन अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है, इस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। हालांकि एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक और फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के जितना ट्रेवल नहीं कर सकता, लेकिन ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग यूनिवर्स के एज पे प्रेजेंट गैलेक्सीज की स्पीड लाइट की स्पीड के अप्रॉक्स है। इससे हमें ये पता चलता है कि अभी हमें फिजिक्स के बारे में और भी बहुत कुछ जानना बाकी है। खैर, अपने टॉपिक पे वापस आते हुए जो मेन आइडिया यहाँ पर है वो ये कि ये जो अनयूजुअल एक्सेलरेशन है वो पॉसिबल उसी के कारण है जिसे हम डार्क एनर्जी बोल रहे हैं। हालांकि अभी ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि इस एक्सेलरेशन का रीज़न डार्क एनर्जी ही है या कुछ और, लेकिन अभी ये पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं है। एक और एग्जांपल के तौर पे ये जो गैलेक्सी आप देख रहे हैं, ये गैलेक्सी हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर है और बहुत ही ज़्यादा स्पीड से हमसे दूर भी जा रही है, वो भी एक एक्सेलरेशन के साथ। इसकी हमसे दूर जाने की रिलेटिव वेलोसिटी भी हर सेकंड बढ़ रही है और ये जो एक्सेलरेशन है हम ये सोचते हैं कि ये डार्क एनर्जी के कारण है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये पार्टिकल है या किसी तरह का फोर्स या कोई जादू। हालांकि डार्क मैटर के लिए हमारे पास काफ़ी थ्योरी है, जिसमें से एक ये कहती है कि ग्रेविटी को अभी हम अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। मे बी ग्रेविटी डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंटली वर्क करती है। जैसे आप सब अब तक जान ही गए हैं कि एज ऑफ द यूनिवर्स पे गैलेक्सीज ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट से हमसे दूर जा रही है और आने वाले कुछ हजार सालों में इस गैलेक्सी की हमसे दूर जाने की स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज़ हो जाएगी और आखिर में वो गैलेक्सीज डिसअपीयर हो जाएंगी जिसे हम नहीं देख पाएंगे और इसी को एज ऑफ द यूनिवर्स बोलते हैं। वीडियो में जो आप एंड में एक ब्लैक पोर्शन दिख रहा है वही है एज ऑफ द यूनिवर्स और एंड ऑफ द विजुअल फील्ड, पर एक्चुअली में वो गैलेक्सी अभी भी वही है, या यूँ कहें तो वो अभी भी एग्जिस्ट करती है, बस क्योंकि उसकी स्पीड लाइट की स्पीड से भी फास्ट है तो वो इतनी स्ट्रेच हो चुकी है जिसे हम अब नहीं देख सकते और ये डार्क एनर्जी के कारण ही है। और इसीलिए हम ये तो कह ही सकते हैं कि शायद डार्क एनर्जी में भी पार्टिकल नहीं हो सकता। दोस्तों, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के एक्सप्लेनेशंस के लिए और काफ़ी थ्योरीज हैं जिसके बारे में हो सकता है हम फ्यूचर में बात करें, पर अभी के लिए यही है डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का एक्सप्लेनेशन एक सरल भाषा में। और एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है तो अब आप भी उतना ही जानते हो जितना एक साइंटिस्ट, क्योंकि हमारे पास सिर्फ इतने ही एविडेंस है डार्क मैटर को लेके और जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो सभी उतने सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, पर क्या पता फ्यूचर में हमें सक्सेस मिल जाए। डार्क मैटर को लेके अभी एक और एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जिसका नाम है ज़ेनॉन डार्क मैटर प्रोजेक्ट। हो सकता है इस एक्सपेरिमेंट में हमें कुछ सक्सेस ज़रूर मिले। खैर, जिस भी साइंटिस्ट ने इस डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के फिजिक्स को सॉल्व कर दिया उसको अगला नोबेल प्राइज़ मिलना तो कन्फर्म है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूँ, इंडिया के एक स्टेट झारखंड के जाडूगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी एक डार्क मैटर लेबोरेटरी स्टैब्लिश की गई है जो कि 1/2 किलोमीटर डीप ऑफ द अर्थ सरफेस पे स्टैब्लिश्ड है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ नया जानने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।